सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस एक लाइन को सुनते ही हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम। इस वीडियो में आपको ले चलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदगी के सफर पर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक टीचर के घर जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। घर में पढ़ाई का माहौल होने की वजह से अटल बिहारी ने देश के कई शहरों का भी रुख किया। एक किस्सा वो जब अटल बिहारी के पिता ने उन्हीं के क्लास में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। अटल बिहारी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने आज़ादी को करीब से देखा। जानेंगे आज़ादी के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे। आज़ाद भारत में जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तब अटल बिहारी वाजपेयी भारत की राजनीति के लिए क्या योजना बना रहे थे। बात उस दौर की भी करेंगे जब अटल बिहारी के भाषण को सुनने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में भीड़ का सैलाब उमड़ा था और उनकी हर एक लाइन पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी का इंदिरा गांधी के साथ कैसा रिश्ता था, क्या उन्होंने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा कहा, इसकी भी सच्चाई को जानेंगे। इसके अलावा उनके उस रिश्ते पर भी बात करेंगे जहां जिक्र होता है मिसेस कॉल का। क्या अटल जी ने लाइब्रेरी की किताब में कभी अपने प्यार के इजहार वाला लेटर रखा। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे जीते थे अपनी जिंदगी, उनके शौक क्या थे, खाने पीने में उनको क्या कुछ पसंद था। अटल जी की राजनीति जिस स्तर की थी वो स्तर आज भी अगर मौजूद होता तो देश की दिशा शायद कुछ बदली सी नजर आती। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी के हर पहलू पर करेंगे बात। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। तारीख 25 दिसंबर साल 1924। दुनिया में जश्न का माहौल था। वजह थी क्रिसमस। ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत की आजादी से पहले कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के घर एक सितारे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अटल। अटल जी के दादा का परिवार उत्तर प्रदेश के बटेश्वर नाम के गांव से बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना में शिफ्ट होता है। इसके बाद वो ग्वालियर शिफ्ट हो गए। अटल जी के पिता एक स्कूल के टीचर थे। इसके अलावा वो ब्रजभाषा और हिंदी के कवि भी थे। अटल जी कुल 7 भाई बहन थे, जिसमें 4 भाई और 3 बहनें थीं। अटल जी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के गोरखी में होती है। इसके बाद उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से किया, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है। इसके बाद वो कानपुर के डीएवी कॉलेज पहुंचते हैं, जहां पर वो पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं। एमए करने के बाद वो इसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लेते हैं। यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसका जिक्र शायद आपने कभी हो सकता है सुना होगा। साल था 1945। अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर आ चुके थे। उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। एमए के बाद अटल जी इसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं। यहाँ उनके क्लास में एक स्टूडेंट था और उनकी उम्र थी 50 साल। आप जानते हैं वो शख्स कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी लाल वाजपेयी। जब अटल जी प्रधानमंत्री बन गए थे तब उन्होंने उस दौर के कई किस्से बताए थे। इंडियन एक्सप्रेस की 2018 की एक रिपोर्ट है, उसमें जिक्र मिलता है कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे अमित कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने बताया था कि पहले तो कॉलेज में उनका सेक्शन भी सेम हुआ करता था, यानी कि उनके पिता का और अटल जी का, लेकिन बाद में वो चेंज कर दिया गया था। अटल जी ने खुद ये बताया था कि कॉलेज में प्रोफेसर उनसे और उनके पिता से एक दूसरे के बारे में पूछा करते थे और अटल जी कहते हैं कि जब क्लास में उनके पिता लेट हुआ करते थे तो प्रोफेसर पूछते थे कि आपके पिताजी कहाँ गायब हो गए हैं, और जब मैं लेट होता था तो प्रोफेसर मेरे पिता से कहते थे आपके बेटे कहाँ गायब हैं। क्लास में बैठे बाकी स्टूडेंट्स इन सब बातों का खूब मजा लिया करते थे। अटल जी को पिता के साथ कॉलेज जाने में थोड़ी शर्म आती थी। कॉलेज छोड़िए, वो तो एक ही क्लास में थे। कई बार अटल जी क्लास में शर्म के मारे वहां से गायब रहते थे क्योंकि उनके पिता उनके साथ पढ़ा करते थे। खैर, अटल जी इसके बाद कानपुर से मात्र 80 किलोमीटर दूर लखनऊ का रुख करते हैं, जहां से वो पीएचडी करने का सोचते हैं। अटल जी को लिखने पढ़ने की कला अपने पिता से विरासत में ही मिली थी। अटल जी ने लखनऊ में अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी। एक अच्छे वक्ता वो पहले से ही थे। एक एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने ग्वालियर के दिनों से ही काम करना शुरू कर दिया था। वो ग्वालियर में आर्य कुमार सभा से जुड़े हुए थे, जो आर्य समाज मूवमेंट का एक यूथ विंग था। इसी दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वापस एक्टिव होना शुरू हो गए थे।
वैसे तो 1939 से ही आरएसएस से वो जुड़े हुए थे। 1940 के दशक में अटल जी आरएसएस की अलग अलग शाखाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अटल जी बाबा साहेब आप्टे के काम से काफी ज्यादा प्रभावित थे। बाबा साहेब आरएसएस के फाउंडर प्रचारकों में से एक थे। इसी दशक में अटल जी को आरएसएस ने प्रचारक भी बना दिया था। उनके हिंदी में लिखने और भाषण देने की कला ने आरएसएस के जुड़े हुए कई पब्लिकेशन में काम करने का उनको वहां पर मौका दिया था। 1942 में अटल जी का नाम क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भी जोड़ा जाता रहा था कि वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा थे। अटल जी और उनके भाई प्रेम बिहारी को इस दौरान ग्वालियर में जेल भी हुई थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि वो मात्र भीड़ का ही हिस्सा थे। फ्रंटलाइन मैगजीन में अटल जी के एक इंटरव्यू का जिक्र मिलता है जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के जिस स्टेटमेंट पर उन्होंने साइन किया था वो उर्दू में था और उन्हें उर्दू नहीं आती थी। कंफ्यूजन यहीं से हुआ था कि वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे। साल था 1947। जिस साल भारत आज़ाद हुआ उसी साल आरएसएस ने अटल जी को प्रचारक बना दिया था। अटल जी जब लखनऊ में थे तो उनकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। ये देखते हुए आरएसएस ने उन्हें उत्तर प्रदेश में विस्तारक की जिम्मेदारी सौंप दी थी। वहां रहते हुए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के अखबार राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसी कई पत्रिकाओं और अखबारों के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था। देश आजाद हो चुका था और पंडित नेहरू को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। साल 1951 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस के पॉलिटिकल विंग जनसंघ को ज्वाइन कर लिया था। जनसंघ की नींव रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक थे और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो जाती है। साल 1951 और 52 में देश में पहले लोकसभा चुनाव होने थे और जनसंघ को बनाने की कवायद मई 1951 में शुरू हो चुकी थी। लेकिन 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में पूरा होता है। इस पार्टी को पहचान मिलती है एक रेक्टेंगुलर फ्लैग के जरिए जिस पर दीपक बना हुआ होता है। यही फ्लैग पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 1952 के चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलता है। 1952 में कांग्रेस की सरकार बनती है। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। जनसंघ को मात्र 3 सीटों पर ही जीत मिल पाती है। 1957 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पार्टी ने 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 जगहों से चुनावी मैदान में उतारा था। इसमें उत्तर प्रदेश की मथुरा, लखनऊ, बलरामपुर सीटें थीं। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से हार गए। मथुरा सीट से उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर से वो संसद पहुंचने में कामयाब हो गए थे। ये वो दौर था जब युवा सांसद के रूप में संसद में अटल जी के भाषणों को आज भी याद किया जाता है। कई बार संसद में उनके हिंदी भाषणों ने जवाहरलाल नेहरू को भी अंग्रेजी से हिंदी में बोलने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद 1962 के चुनाव आते हैं। अटल बिहारी को पार्टी लखनऊ और बलरामपुर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला करती है, लेकिन वो ये चुनाव हार जाते हैं। फिर भी संसद तक वो लखनऊ से राज्यसभा सदस्य के तौर पर पहुंच जाते हैं। 1967 के चुनाव में वो फिर से हार जाते हैं। 1967 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। पंडित दीनदयाल के निधन के बाद 13 फरवरी 1968 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी थी और वो जिम्मेदारी थी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। अगले चुनाव 1972 की जगह 1971 में होते हैं। इस बार अटल जी को यूपी नहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। अटल जी ने कांग्रेस के गौतम शर्मा को हरा दिया। इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हुआ करते थे। एक मुद्दा था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। एक किताब है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977। इसमें अभिषेक चौधरी ने लिखा है कि वाजपेयी ने संसद में पहले बैंक राष्ट्रीयकरण की जन विरोधी कहकर आलोचना की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें इस कदम के लोकप्रिय होने का अंदाजा हो गया था। उत्तरी भारत में जनसंघ के समर्थक व्यापारी वर्ग को भी यह महसूस हुआ कि बैंकों की ऋण नीतियों में बदलाव से उनको भी फायदा होगा। इसी तरह जनसंघ का अखबार था ऑर्गेनाइजर। उसके 23 अगस्त 1969 के एडिशन में लिखा गया, वाजपेयी का मानना था कि इंदिरा गांधी का बैंक राष्ट्रीयकरण का फैसला कतई आर्थिक ना होकर
पूरी तरह से राजनीतिक था। वो एक तरह से सत्ता में बने रहने का उनका हथियार था। वाजपेयी ने हवा के खिलाफ जाने को बुद्धिमानी नहीं समझा था। इसी तरह एक मुद्दा था प्रिवी पर्स का, जिसमें पूर्व राजाओं को सरकारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान था। संसद में 1969 में इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से लोकसभा में यह बिल लाया गया कि राजाओं को प्रिवी पर्स ना दिया जाए। लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से यह बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की ठानी हुई थी। वो एक अध्यादेश लाती हैं और इसे खत्म कर दिया जाता है। अटल बिहारी ने इस कदम को संसद और संविधान का अपमान बताया था। अंत में राष्ट्रपति के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था। बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं रेहान फजल साहब। उन्होंने इस मुद्दे को समझने के लिए इस किताब के लेखक अभिषेक चौधरी से ये समझना चाहा कि प्रिवी पर्स के मुद्दे पर अटल जी इंदिरा गांधी की सरकार से क्यों नहीं समर्थन वो दे रहे थे वहाँ पर। इस पर उनका जवाब था कि जनसंघ राजमाता सिंधिया और दूसरे राजाओं को प्रिवी पर्स से हटाने के विरोध में था। विजय राजे सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया ने जनसंघ की सदस्यता भी ले ली थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका बड़ा असर होने वाला था। अटल जी को शायद मालूम था कि 1971 के चुनाव में ग्वालियर से ही उनको चुनावों में अपनी किस्मत को आजमाना है। जब सुप्रीम कोर्ट से इस अध्यादेश को असंवैधानिक बता दिया गया तो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की ये एक बड़ी जीत हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1971 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी को कई मुद्दों पर घेर रहे थे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसको अभिषेक चौधरी ने अपनी किताब में भी मेंशन किया हुआ है। वाजपेयी जी दिल्ली में 1971 के चुनाव प्रचार के दौरान बोट क्लब के सरकारी कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे और अचानक एक 2 सीटर एयरक्राफ्ट ऊपर से कुछ चुनावी पर्चे गिराना शुरू करता है। अभिषेक चौधरी बताते हैं ये इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की योजना थी। इस वक्त अटल जी ने पर्चों को देखकर कहा, ये पर्चे हवा में उड़ने दीजिए, मैं तो आपके वोट जमा करने आया हूँ। विमान वहां से हटा नहीं और बार बार चक्कर लगाता रहा तो अटल जी थोड़ा वहां पर खफा हुए और एयरक्राफ्ट की तरफ इशारा करके बोले, क्या ये प्रजातंत्र है? बहुत कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को हार नहीं मिली। जनसंघ की सीटें 35 से घटकर यहाँ पर 22 पर आ जाती हैं। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को घेरने के अलावा अटल जी ने कई बार उनकी तारीफें भी की हैं। रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार भी कहा, लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी? क्या ऐसा सही में हुआ? ये भी यहाँ पर समझते हैं। साल था 1971। बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत सरकार का समर्थन शेख मुजीबुर रहमान को पूरी तरह से था। भारत ने पाकिस्तान पर 4 दिसंबर को हमला करने का प्लान बना लिया था, लेकिन 3 दिसंबर को ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत पर हमला कर दिया। भारत पर एक बड़ा संकट था। इस पूरी कहानी के लिए अलग से एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जो आई बटन से आपको हम वहाँ पर लिंक दे देंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, पाकिस्तान के हमले के बाद भारत पर एक बड़ा संकट तो आ गया था। अटल जी ने इस दौरान ये कहा था कि इंदिरा जी अब जनसंघ की नीतियों पर चल रही हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि पाकिस्तान से युद्ध में उनकी पार्टी का समर्थन पूरी तरह से इंदिरा सरकार के साथ है। भारत पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ नजर आ रहे थे तो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। इस पर अटल जी ने सोवियत संघ को धन्यवाद भी कहा था और कहा था, जो भी देश हमारे संकट के दौरान हमारे साथ खड़ा है हमारा दोस्त है। हम अपनी वैचारिक लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अटल जी ने कहा था, मैं खुश हूं कि इंदिरा गांधी यहया खान को सबक सिखा रही हैं। हमारे पास एक ऐतिहासिक मौका है कि हम एक धर्मशासित देश को समाप्त कर दें या उसके जितना संभव हो उतने छोटे टुकड़े कर दें। वैसे एक बात और काफी चर्चा में रहती है कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार भी कहा था। इसका जवाब खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया टीवी के शो में बताया था। अटल जी का कहना था कि उन्होंने कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। अटल जी कहते हैं कि किसी पत्रकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर उनके नाम से लिख दिया, जिसके बाद से ये फैलने लगा कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार बता दिया है। अटल जी ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। कभी तारीफ तो कभी हमला,
अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच ये चलता रहा। इंदिरा गांधी के इसी कार्यकाल में देश में इमरजेंसी लगती है। तारीख 25 जून साल 1975 विपक्ष के कई नेताओं को जेल में रातों रात डाल दिया जाता है। लगभग 18 महीने के लंबे वक्त के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल में रहते हैं। वैसे अटल जी हमेशा ऐसे व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है जिसने विपक्ष की अच्छी पॉलिसीज की सराहना की, लेकिन जेल में रहते हुए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने लिखा, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। 1977 में इंदिरा सरकार के खिलाफ जनता में काफी गुस्सा था। वजह थी इमरजेंसी। इसी साल गठन होता है जनता पार्टी का। जनता पार्टी के गठन में कई दल एक साथ आते हैं, जिसमें जन मोर्चा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल जैसी पार्टियां शामिल होती हैं। जनता पार्टी के बड़े नेताओं की लिस्ट में जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्रा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल होते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता पार्टी की एक बड़ी रैली होती है। नेताओं की व्हाइट एम्बेसडर गाड़ियां एक एक करके रामलीला मैदान की तरफ पहुंचती हैं। जनता पार्टी का मकसद था कि कांग्रेस मुक्त देश बनाया जाए। इमरजेंसी की वजह से लोग कांग्रेस से काफी नाराज थे और सभी नेताओं को इसका फायदा उठाना था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेपी को सुनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को ये लोग सुनने पहुंचा करते थे। 7 फरवरी 1977 को जनता पार्टी की रैली में सभी नेता इमरजेंसी के दौरान हुई उनके साथ जो बर्बरता थी उसको एक एक करके जनता के सामने रख रहे थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही माइक के सामने आकर खड़े होते हैं, रामलीला मैदान में मौजूद जनता की तरफ से तालियों की गूंज आती है। जनता अटल जी को देखकर काफी उत्साह से भर जाती है। दोनों हाथ उठाकर अपने अंदाज में अटल जी जनता को शांत होने के लिए कहते हैं और अपने अंदाज में ही बोलते हैं, बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। भीड़ ने उनके भाषण को खूब सराहा, खूब तालियां बजी। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी की जीत होती है। जनसंघ को 90 सीटें, भारतीय लोकदल को 55 और सोशलिस्ट पार्टी को 51 सीटें मिलती हैं। अटल जी ने इस बार नई दिल्ली सीट से चुनाव पर जीत हासिल की थी। यहाँ अटल जी चाहते तो प्रधानमंत्री के दावेदारी वहाँ पर वो पेश कर सकते थे, लेकिन उनको मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह जैसे सीनियर नेताओं का जो एक्सपीरियंस था उनके सामने वो थोड़ा सा ज़्यादा था। शुरू में प्रधानमंत्री पद के लिए जगजीवन राम को अटल जी का समर्थन था। अभिषेक चौधरी ने अपनी किताब में जिक्र किया है इस बात का कि जगजीवन राम के पीएम बनने से दलितों के बीच जनसंघ की इमेज बेटर हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चरण सिंह ने अस्पताल से एक चिट्ठी लिखी और जगजीवन राम के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी इसलिए उनको खारिज करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने संसद में इमरजेंसी के लिए प्रस्ताव पेश किया था। अटल जी को मोरारजी देसाई को अपना समर्थन देना पड़ता है। देश के नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। चरण सिंह को गृह मंत्रालय मिलता है और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने इस वक्त 2 मंत्रालय का ऑप्शन था, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। अटल जी विदेश मंत्रालय को चुनते हैं। इसके बाद जनता की फिर से एक जनसभा होती है। अटल जी जनता के सामने आकर कहते हैं, जो लोग अपने को भारत का पर्यायवाची कहते थे उन्हें जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। ये लाइन किसके लिए कही गई है आप भी समझदार हैं। 1977 वो साल था जब यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया। तब दुनिया में हिंदी की पहचान बननी शुरू हुई। वो इस वक्त विदेश मंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार 1979 तक ही चल पाती है और साथ में 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की फिर से यहाँ पर सरकार बन जाती है। अटल जी नई दिल्ली से अपनी सीट तो बचा लेते हैं, लेकिन जनता पार्टी बिखर जाती है। जनता पार्टी के बिखरने की वजह तो कई थी, लेकिन एक वजह यह भी थी कि जनता पार्टी के कई नेता चाहते थे कि जनसंघ आरएसएस से अपना रिश्ता तोड़ दे या जनता पार्टी को छोड़ दे। ऐसे में जनसंघ ने जनता पार्टी को छोड़ने और आरएसएस के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1980 को गठन होता है भारतीय जनता पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई बड़े नेता इसके सदस्य बनते हैं। अटल जी ही पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं और 1986 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
वही रहते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें ही मिलती हैं। अटल जी अपनी सीट को बचा नहीं पाते हैं। अटल जी ने ग्वालियर से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस ने अटल जी को टक्कर देने का प्लान बना लिया था। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस से ग्वालियर सीट से लड़ने का फैसला ले लिया था। अटल जी माधवराव सिंधिया से हार जाते हैं, लेकिन साल 1986 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में अटल जी संसद पहुंच जाते हैं। यहाँ अटल जी ने हार नहीं मानी थी, वो बीजेपी को मजबूत करने में जुटे रहे। अटल जी के संकल्प की वजह से 1984 में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को 1989 में 1989 के जनरल इलेक्शंस में 86 सीटों पर जीत मिलती है। अटल जी ने 1989 के चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे। पार्टी नहीं चाहती थी कि राज्यसभा में उनकी एक भी सीट कम हो। इन चुनावों में एक भी पार्टी को बहुमत नहीं थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं बन सका। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी और सीपीआईएम का यहां पर समर्थन मिलता है। मात्र 16 महीनों में ही वीपी सिंह की जो सरकार थी वो गिर जाती है। 1991 में फिर से चुनाव होते हैं। बीजेपी को 119 सीटें मिलती हैं। इस बार अटल जी ने मध्य प्रदेश की विदिशा और उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से ही चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीट से उनको जीत हासिल होती है। विदिशा सीट वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1992 ही वो साल था जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन भी हुआ था। खैर, इसके बाद 1996 के चुनाव आते हैं और यहाँ पर बीजेपी को 161 सीटें मिलती हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है पहली बार। अटल जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, गुजरात की गांधीनगर और उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट। अब आप कहेंगे कि गांधीनगर क्यों? असल में इस साल लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया था। आडवाणी जी ने यहाँ पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और इसीलिए उनकी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अटल जी दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं। उन्होंने लखनऊ सीट को बरकरार रखा था। आडवाणी जी ने चुनाव से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बीजेपी के अध्यक्ष होने के बावजूद आडवाणी ने खुद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया था। वजह यह थी कि आडवाणी की छवि एक हिंदूवादी नेता की बनी हुई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी आरएसएस से जुड़े होने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन महज 13 दिन में ही अटल जी की सरकार गिर जाती है। इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। देश में राजनीतिक उथल पुथल के चलते इनकी सरकारें भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। देश में 1998 में फिर से चुनाव होते हैं। इस बार और मजबूती के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है। बीजेपी एक बार फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। बीजेपी को इस बार 181 सीटों पर जीत मिलती है। अटल जी ने लखनऊ से चुनाव यहाँ पर लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। ये वही साल था जब बीजेपी के साथ कई दल आए और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए बना। इस बार अटल जी के नेतृत्व में 13 महीनों तक सरकार चलती है। इसी सरकार के दौरान साल 1998 में भारत अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करता है। वाजपेयी पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए लाहौर तक बस यात्रा करते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी करते हैं। अटल जी चीन का भी दौरा करते हैं। उनकी ये कोशिश यहाँ पर थी कि भारत की जो पड़ोसी देश है उनके साथ रिश्ते भारत के अच्छे हों। भारत को और बेहतर बनाने के लिए अटल जी की जो सरकार थी उनकी कई कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। साल आता है 1999। अप्रैल के महीने में विश्वास मत न हासिल कर पाने की वजह से मात्र 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। दरअसल हुआ यह था कि जयललिता ने अटल जी से कुछ मांगे रखी थी जिसे अटल जी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और अटल जी की सरकार से जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अटल जी की सरकार 13 महीनों में गिर जाती है। किसी और दल ने सरकार बनाने की यहाँ पर पेशकश नहीं की और देश में फिर से चुनाव होते हैं। एनडीए को फिर से जीत मिलती है और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। साल था 1999। लखनऊ से ही अटल जी ने यहाँ पर चुनाव जीता था। अटल जी ने जिस पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसने ही भारत को धोखा दे दिया। कारगिल युद्ध शुरू होता है। पाकिस्तान कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लेता है। भारतीय सेना अटल जी के लीडरशिप में पाकिस्तानियों को धूल चटा देती है। भारत ने अटल जी की नीतियों का लोहा मान लिया था। अटल जी पहले गैर कांग्रेसी नेता बनते हैं जो अपना पूरा टेन्योर
पूरा करते हैं, यानी 5 साल का जो उनका कार्यकाल था, साल 2004 के चुनाव में अटल जी इंडिया शाइनिंग का नारा देते हैं। लेकिन इन चुनाव में इस गठबंधन की हार हो जाती है और फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती है, यूपीए की सरकार बन जाती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। अपने पॉलिटिकल करियर में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई संगठनों को एक साथ लाने का बड़ा काम किया। उनका कैरेक्टर इस तरह का था कि विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। अटल जी ने अपने विपक्षी नेताओं के काम की तारीफें भी की तो बुरी नीतियों का विरोध भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैरेक्टर को जितना समझा जाए उतना कम होगा। राजनीति के अलावा उनके कैरेक्टर को समझने के लिए और यहाँ पर कोशिश करते हैं, इसके लिए हम वापस उनके ग्वालियर के दिनों में जाते हैं। भारत की जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है सागरिका घोष। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिखी है। उन्होंने उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी हक्सर के रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा है। वो बताती हैं कि अटल जी जब ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उसी दौरान उनकी मुलाकात राजकुमारी हक्सर से हुई थी। सागरिका घोष लिखती हैं कि वो ऐसा ज़माना था जब लड़कियां कॉलेजेस में ज़्यादा नहीं पढ़ने जाया करती थीं। राजकुमारी काफ़ी खूबसूरत थीं, अटल जी उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड थे, वो राजकुमारी को पसंद करने लगे थे। उनके बीच दोस्ती भी हो गई थी। एक और किस्सा है जो किंगसुक नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन्स में बताते हैं कि अटल जी ने लाइब्रेरी में राजकुमारी के लिए एक किताब में एक पत्र भी रखा था जिसमें उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन अटल जी को उसका जवाब कभी नहीं मिल पाया। किताब में जिक्र मिलता है कि अटल जी का वो खत राजकुमारी को मिल तो गया था, उन्होंने उसका जवाब भी दिया था, लेकिन वो जवाब अटल बिहारी वाजपेयी तक कभी नहीं पहुंच पाया। सागरिका घोष अपनी किताब में बताती हैं कि पहले अटल जी की दोस्ती राजकुमारी के भाई चांद हक्सर से थी। जब राजकुमारी की बात शादी तक पहुंची तो उनके परिवार ने अटल जी को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा था। राजकुमारी की शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से कर देते हैं। शादी के बाद राजकुमारी हक्सर को मिसेस कौल के नाम से नई पहचान मिल जाती है। अटल जी खाने पीने के भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। वो वाइन और स्कॉच पीने का भी शौक रखते थे। खाने में ग्वालियर का चूड़ा, चांदनी चौक की जलेबियां और लखनऊ की चाट और ठंडाई उनको बेहद पसंद आती थी। इसके अलावा उन्हें रसगुल्ला, मुर्गा, खीर, खिचड़ी और तले हुए झींगे और मछली भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इतनी बातें हैं जिन्हें शायद एक जगह पर एक साथ कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। बहुत सी बातें हैं जो अभी और की जा सकती हैं, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पर हम ज़रूर उन बातों को एक नए वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। एक लंबे पॉलिटिकल करियर और इंसानियत की राह पर चलने वाले भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद आखिरी सांस लेकर देश को अलविदा कह दिया। 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में गुड गवर्नेंस डे अब मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का सफर और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे थे स्विच।